नमस्कार, आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम लोकतंत्र। आपके साथ मैं हूं घनश्याम उपाध्याय। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के मौजूदा कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया गया। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट पेश किया। यह यूपी के इतिहास में अब तक का सबसे बड़ा बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने कहा कि यह बजट समग्र विकास को समर्पित है। बजट में जहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास ध्यान दिया गया, वहीं किसानों को भी कई तरह की राहत दी गई। किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया। इस बार के बजट में धार्मिक स्थलों के विकास पर भी खासा जोर दिया गया। अयोध्या, वाराणसी और चित्रकूट के विकास के लिए करीब 720 करोड़ रुपए दिए गए। शिक्षा, स्वास्थ्य, युवा और महिलाओं के लिए भी बजट में बहुत कुछ प्रावधान किए गए। सीएम योगी आदित्यनाथ ने बजट की तारीफ करते हुए कहा कि बजट से प्रदेश का हर नागरिक सशक्त होगा, जबकि विपक्ष ने बजट की आलोचना की। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव बजट को किसान और गरीब विरोधी बता रहे हैं। वहीं बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर कहा कि रोजगार के लिहाज से बजट बेहद निराशाजनक है। बहरहाल प्रदेश में अगले साल चुनाव होने हैं, इस लिहाज से ये बजट काफी अहम है। सवाल यह है कि क्या इस बजट से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदलेगी, विकास को क्या रफ्तार मिलेगी? इसी पर करेंगे फोकस, लेकिन उससे पहले आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने इस कार्यकाल का अंतिम बजट पेश किया। यह बजट अब तक सबसे बड़े आकार का बजट है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने 5,50,270 करोड़ 78 लाख रुपए का बजट पेश किया। बजट में कई अहम घोषणाएं की गई। बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर दिया गया है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के लिए 1492 करोड़, बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं के लिए 210 करोड़, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के लिए 1107 करोड़, गोरखपुर एक्सप्रेसवे के लिए 750 करोड़, गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 7,689 करोड़, कानपुर मेट्रो के लिए करीब 600 करोड़ रुपए, वाराणसी गोरखपुर मेट्रो के लिए 100 करोड़, दिल्ली मेरठ रैपिड रेल प्रोजेक्ट के लिए 1,326 करोड़, अयोध्या में एयरपोर्ट के लिए 101 करोड़, जेवर एयरपोर्ट के लिए 2,000 करोड़। जेवर एयरपोर्ट के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी बनाई जाएगी। गंगा एक्सप्रेसवे पूर्णतः नियंत्रित 6 लेन एक्सपेंडेबल टू 8 लेन एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 594 किलोमीटर होगी। परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण हेतु 7200 करोड़ रुपए तथा निर्माण कार्य हेतु 489 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। किसान आंदोलन के बीच बजट में किसानों का भी ख्याल रखा गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि योगी सरकार किसानों की आमदनी दोगुनी करने पर काम कर रही है। इस बार बजट में किसानों को सस्ता लोन देने के लिए 400 करोड़, किसानों को मुफ्त पानी देने के लिए 600 करोड़, मध्य गंगा नहर परियोजना के लिए 1,137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना के लिए 976 करोड़, सरयू नहर परियोजना के लिए 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना के लिए 271 करोड़, केन बेतवा लिंक नहर परियोजना के लिए 104 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य पर भी विशेष फोकस किया गया है। कोरोना टीकाकरण के लिए कुल 50 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया। इसके अलावा 13 जनपदों में निर्माणाधीन नए मेडिकल कॉलेजों के लिए 1,950 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है। प्रदेश के 16 जनपदों में पीपीपी मोड में मेडिकल कॉलेज संचालित कराए जाने के लिए 48 करोड़ रुपए दिए हैं। राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़ रुपए भी दिए गए हैं। प्रदेश के समस्त जनपदों में डेडिकेटेड लेवल 2 उपचार केंद्रों की स्थापना की जा चुकी है, जहां आवश्यकता अनुसार कोविड पॉजिटिव रोगियों का वेंटिलेटर एवं HFNC सुविधा के साथ उपचार किया जा रहा है। कोविड-19 की रोकथाम हेतु टीकाकरण योजना के लिए 50 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन हेतु 5395 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत योजना के लिए 1300 करोड़ रुपए की व्यवस्था प्रस्तावित है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना हेतु 142 करोड़ रुपए की व्यवस्था का प्रस्ताव है। इस बार बजट में धर्मनगरी अयोध्या पर विशेष फोकस रहा। बजट में श्री राम जन्मभूमि मंदिर अयोध्या धाम तक पहुंच मार्ग के लिए 300 करोड़, अयोध्या में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़, वाराणसी में पर्यटन सुविधाओं के विकास और सौंदर्यीकरण के लिए 100 करोड़, पर्यटन स्थलों के विकास के लिए 200 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। चित्रकूट में पर्यटन विकास की विभिन्न योजनाओं के लिए 20 करोड़ रुपए दिए गए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, लिहाजा तमाम घोषणाओं की झड़ी लगाई गई है। देखना होगा कि इस बजट से उत्तर प्रदेश के विकास को कितनी रफ्तार मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, APN।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बजट पर खुशी जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह बजट हर नागरिक को सशक्त बनाने के संकल्प के साथ लाया गया है। बजट में हर घर नल, हर गांव सड़क, हर गांव डिजिटल, हर खेत को पानी, हर युवा को रोजगार और हर जुल्मी को जेल का संकल्प छिपा है। बजट जिस पर फोकस किया गया है, यहां पर हम लोगों ने प्रदेश के समग्र और समावेशी विकास और प्रदेश के विभिन्न वर्गों के स्वावलंबन के माध्यम से सशक्तिकरण को आधार बनाकर के इस बजट को प्रस्तुत किया गया है। प्रदेश में ईज ऑफ लिविंग को और आसान करने के लिए हर घर को जल, हर घर को बिजली, हर गांव को सड़क और हर गांव को डिजिटल बनाने की प्रक्रिया के साथ प्रदेश में समग्र विकास की एक रूपरेखा इस बजट के माध्यम से प्रारंभ की गई है। तो चलिए आज की इस बजट के निहितार्थ को समझने की कोशिश करते हैं। मेरे साथ बेहद खद्दो खास मेहमान फिलहाल जुड़ रहे हैं। मेरे साथ डॉक्टर विजय खेड़ा जुड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मेरे साथ जुड़ रहे हैं सुशील त्रिपाठी, पूर्व वित्त सचिव। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। विजय खेड़ा साहब, शुरुआत आप ही से। आपके कार्यकाल का बजट, सर आपके कार्यकाल में पहले बजट को जब हमने देखा तो वो किसानों पर आधारित दिखाई दिया। दूसरे की बात करें तो वो औद्योगिक विकास पर आधारित था। तीसरा महिला सशक्तिकरण में, चौथा युवाओं को केंद्रित था। सर पांचवा चुनाव को केंद्रित है क्या? चुनाव को केंद्रित तो सारे बजट होते हैं, चाहे पहला हो चाहे आखिरी हो। चुनाव एक ऐसी प्रक्रिया तंत्र में सतत और जीतने के लिए हर पार्टी तरह का प्रयास करती है, लेकिन ये प्रयास फेयर चाहिए भारतीय जनता पार्टी दूसरी पार्टियों की तरह जो सिर्फ चुनाव को ध्यान में रख के बजट रखते हैं वो चुनाव हमेशा जाता है ताकि दिल से, जनता के मन से उनको जीते, और मन जीतने के लिए उनके पास तक सुविधा, उनके कष्ट। तो जिन जिन सार्वजनिक चीजों में, जिन जिन बातों में गरीब तबका, किसान या महिला समाज अब तक पीड़ित था, उनको केंद्र रख के ये बजट किया गया है। आप इसमें देखेंगे किसान के बारे में रोज रोज हमेशा पार्टी के नेता ये बोलते। ठीक है सर, फिलहाल आप ही की बात करते हैं। फिलहाल आप ही की बात कर रहे हैं तो आप कह रहे हैं ये वाकई उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है। आप मेरे साथ रहिए, मेरे साथ सुशील त्रिपाठी जी भी हैं। सुशील जी, यूपी की इकोनॉमी को 1 ट्रिलियन बनाने की बात कही जाती है। उस बात में और उस वादे में आज का बजट कितना अहम रोल निभा सकता है? आपका एनालिसिस क्या है सर? पहले जरा मोटी देख लें। ये 5.5 लाख करोड़ रुपए का व्यय है। इसमें राज्य के अपने टैक्स जो है वो 1,86,000 करोड़। तो अब इसको देखिए, यूपी की इकोनॉमी को आगे बढ़ने में, सस्टेनेबल करने में राज्य अपने स्रोत जो हैं और बढ़ने चाहिए। ये सही है कि राज्य को 1,19,000 करोड़ रुपए सेंट्रल टैक्सेस से शेयर मिल रहा है, क्योंकि राज्य की जनसंख्या बहुत है। लेकिन ये इतने बड़े विशाल राज्य, 22 करोड़ की आबादी के राज्य को अपने टैक्सेस जब तक नहीं बढ़ेंगे तब तक ये सेल्फ सस्टेनिंग और विकास में बहुत तेजी नहीं आएगी। दूसरी बात कि इसमें जो अदर रिसीट्स दिखाई गई हैं वो 1,13,000 करोड़ की हैं। ये रिसीट्स वन टाइम है या लगातार इस तरह की रिसीट्स आएंगे, क्लियर नहीं है। अगर ये फाइनेंस कमीशन से वन टाइम रिसीट्स हैं तो फिर आगे क्या होगा ये देखने की बात है। अब 87,000 करोड़ रुपए की कैपिटल रिसीट्स हैं, तो फिस्कल डेफिसिट 4.18% है। देखिए, जो सामान्य जो कहा जाता है कि क्या फिस्कल डेफिसिट होनी चाहिए, वो राज्यों के लिए 2% है। ये 4.18% है। चलिए, इस साल क्योंकि एक विशेष वर्ष है, कोरोना की वजह से पिछला साल बहुत खराब आर्थिक रूप से रहा और इस साल भी कुछ उसका असर रहेगा, इसलिए इस साल अगर ये फिस्कल डेफिसिट 4.18% है तो कम से कम आगे अगले 2-3 साल में इसे 2% पर लाने की कोशिश की जाए, अपने स्रोत बढ़ाए। जो अच्छी बात है बजट में वो है कैपिटल एक्सपेंडिचर 1.55 लाख करोड़ है। कैपिटल एक्सपेंडिचर अच्छा है, मैं इसको मानता हूं। और सड़कों पर, मुख्य सड़कों पर
और जो अच्छी बात और है वो ये है कि कई इरिगेशन के प्रोजेक्ट बहुत सालों से पेंडिंग चले आ रहे हैं, चाहे वो मध्य गंगा हो, सरयू हो, केन बेतवा हो, राजघाट है, इस पर अच्छा धन दिया है और बड़ी बड़ी सड़कों पर अच्छा धन दिया है। तो उम्मीद करते हैं कि ये पूरे हो जाए, इस साल में अधिकांश इसमें पूरे हो जाएं। ये केवल दिखाने के लिए धन न दिखाए जाएं इतने बड़े बड़े, ये इस साल इनको इम्प्लीमेंट किया जाए। अब और बातें देखिए, एग्रीकल्चर में जो कहा गया है तो पानी मुफ्त होगा, इंटरेस्ट फ्री करने के लिए या कम करने के लिए पैसा दिया जा रहा है। तो ये शॉर्ट टर्म स्ट्रैटेजी तो ठीक हो सकती है, लेकिन इससे किसान स्वावलंबी नहीं बनेंगे। लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के लिए, जैसे जब ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ था, उनको नई तकनीक से खेती करना हो, नए ऐसे क्रॉप जिससे उनकी इनकम बढ़े, और एग्रो इंडस्ट्रीज हो, प्रोसेसिंग इंडस्ट्रीज हो, जहां उनके उत्पाद का एक और उसमें वैल्यू एडिशन हो सके, उसकी तरफ जाने के लिए कोई दिशा नहीं दिख रही है। मुझे एक और इसमें कमी जैसे दिख रही है, शायद मैंने पूरा देखा नहीं है, वो देखिए उद्योग की बात हुई है इसमें और कहा गया है कि उद्योगों को बढ़ाएंगे। स्पिनिंग मिल के एसेट्स को हम जो बंद पड़ी हुई हैं, अब बंद क्यों पड़ी है? इस तरह और भी उद्योग बहुत सारे बंद पड़े हैं। कानपुर एक समय अब भारत का सबसे प्रमुख उद्योग केंद्र होता था, आज वहाँ बहुत कम कुछ रह गया। तो एक बिजली की समस्या, बिजली में इस समय देखिए अगर कमी है तो बाहर से खरीदी जा सकती है, लेकिन अगर विद्युत की कंपनियां उनकी माली हालत खराब है तो बाहर से खरीदती भी नहीं है और देती भी नहीं। सबसे बड़ी बात है कि बिजली में जो बिजली का पूरा भुगतान करते हैं उनको बिजली मिलती नहीं है, और जो नहीं भुगतान करते हैं उन्हें बिना कटौती के बिजली दी जाती है। तो ये बिजली का डिस्ट्रीब्यूशन और ट्रांसमिशन सिस्टम को ठीक करना पड़ेगा, बिजली की कंपनियों को ठीक करना पड़ेगा। ठीक है सर, तो कई अहम बिंदुओं को आपने यहाँ उकेरने की कोशिश की है। डॉक्टर विजय खेड़ा भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ हैं। तो डॉक्टर खेड़ा, असल में अपने सोर्सेज ना होने के बावजूद इतने बड़े बजट को कैसे हासिल कर लिया जाएगा, वो सारी चीजें कैसे पूरी होंगी, वो मैकेनिज्म क्या होगा, ये भी तो बताना पड़ेगा ना लोगों को। बजट हासिल कैसे किया जाएगा, ये तो इसके ऊपर काफी समय, काफी महीने, काफी दिनों इसके ऊपर कार्य होता है। इस पर सारे इकोनॉमिक एक्सपर्ट बैठते हैं, वित्त का और खर्चे का दोनों के संसाधनों के ऊपर चर्चा होती है। उसके बाद टेक्निकली कैसे करना है, क्या करना है, ये तो बजट में प्राविधान है। इसके डिटेल में आप जाएंगे तो 2 दिन लग जाएंगे, 4 दिन लग जाएंगे बहस में। लेकिन अपने सोर्सेज को कैसे डेवलप कर रहे हैं सर, ये तो बता ही सकते हैं ना आपके आपके स्रोत वो कौन से होंगे जिनके जरिए आप उम्मीद कर रहे हैं कि बजट की सारी बातों को हासिल कर लिया जाए। बजट को हासिल कैसे कर लिया जाएगा ये इस समय विषय नहीं है। अच्छा, विषय ये है कि हम कहाँ खर्च कर रहे हैं। हम डाका नहीं डाल के ला रहे पैसे, जो आप प्रश्न कर रहे हैं वो प्रश्न बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। प्रश्न रिलेवेंट ये है कि बजट हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ये विशेषज्ञों से आप बाकी बात पूछ सकते हैं। हम ये जानते हैं कि ये पैसा जो खर्च कर रहे हैं ये हम विदेश से चोरी करके नहीं ला रहे हैं। पिछली बार के हिसाब से 37,410 करोड़ का अगर बड़ा बजट है सर, तो ये तो पूछा जाएगा ना कि इस बजट को आप पूरा कैसे करेंगे, कौन सी चीज रेलेवेंट है, इररेलेवेंट है, ये भी आप ही तय कर लेंगे। नहीं, आप हमारे साथ भी तो तय करते हैं रोजाना के। मैं बिल्कुल नहीं करता सर, मैं तो पूछ रहा हूं सर, आप अकाउंटेबल है इसलिए पूछा जाएगा आपसे। आप ही ने बजट पेश किया ना, समाजवादी पार्टी ने पेश नहीं किया, नहीं तो उनसे पूछ लेता। मैंने ये कहा कि आप हमसे हर रोज कहते हैं कि ये इससे बाहर की बात कर रहे हैं, आप मतलब की बात करो। रोजाना कहते हैं आप हमसे, हमने एक बार कह दिया तो आपको तकलीफ हो गई। नहीं, बिल्कुल तकलीफ नहीं हुई सर, लेकिन मुझे ये जानना है अपने व्यूवर्स के लिए, अगर पिछली बार से बजट का आंकड़ा दायरा बड़ा है तो पैसा कहां से आएगा, ये बताएंगे ना आप मुझको। ये इररिलेवेंट कैसे हो गया? सवाल इस बात का है इस समय कि हमने ये बजट कैसे दिया है, किसको दिया है। अभी आप हमसे किसान की बात पूछ रहे थे, जैसे ही मैं बताने लगा आप तुरंत दूसरी जगह चले गए, मुझे बात नहीं पूरी करने। अब पूछे तो मुझे बताने तो दीजिएगा किसानों को। सर देखिए, ये तो गुमराह करने वाले तर्क हैं आपके। आप मेरा सीधा सवाल है, सीधा जवाब दे दीजिए, मुझे बता दीजिए कि इतने बड़े आकार का बजट यूपी के कॉन्टेक्स्ट में आप कैसे पूरा करने जा रहे हैं। बस छोटी सी बात है सर, आप सुन लीजिएगा। बताइए। से आएगा, उद्योग से आएगा, बैठ से आएगा, और पूछिए। अब आप आंकड़े लागे तो मैं नहीं बैठा हूँ ना इस समय, इसके कहाँ से आएगा मोटे मोटे तौर पे बता दे रहा हूँ कहाँ से आएगा।
सर जो सर प्रदेश में उद्योगों की हालत क्या ऐसी है कि जहां से आप रेवेन्यू हासिल कर पाएंगे? आप ही की स्टेटमेंट है सर, आपकी गवर्नमेंट की स्टेटमेंट है कि लॉकडाउन की वजह से राजस्व प्राप्ति में हमको नुकसान हुआ है, हमें राजस्व प्राप्ति नहीं हुई है। तो ऐसे में बड़ा टारगेट और क्रिएट कर देंगे तो फिर हासिल कैसे करेंगे? ये पूछा जाए कि ना पूछा जाए आपसे? जी बिल्कुल पूछा जाए। तो बताइए ना फिर सर, ये अप्रासंगिक कैसे हो गया? ये सवाल फिर प्रासंगिक क्यों नहीं है? इसलिए प्रासंगिक नहीं है कि अभी भी आप हमसे वही बात फिर कर रहे हैं कि पिछले साल की बात कर रहे हैं कोरोना की, और बजट है अगले साल का, आमदनी है अगले साल की, और आप हमें इसको जोड़ रहे हैं पिछले साल से वापस। तो पिछले घाटे का आने वाले बजट पर असर नहीं पड़ता है? आप ये समझा रहे हैं मुझको? अभी आपने जोड़ दिया ना पिछले साल की आमदनी से, अगले साल से तो नहीं जोड़ा। ये अभी अनुमानित बजट अगले साल में कितने टैक्सेस आएंगे हमारे पास, कितने हमने सरकारी जमीनों को खाली कराया है, उससे आमदनी हमको होगी, हम और इन सब चीजों वैट से हमें कितनी आमदनी होगी, इन सब बातों को अगले साल का बजट है। ये पिछला जो गुजर गया उसका बजट नहीं है साहब। तो अगले साल के बजट के लिए हमें जितना पैसा आना था उसे हम कहाँ खर्च करेंगे? पिछला खजाना खाली है, आगे कुछ है नहीं, वर्तमान की चीजें पता नहीं, भविष्य का आप बता रहे हैं, और पूछ लिया जाए तो फिर आपके पास जवाब नहीं, फिर आप ये कहेंगे इररिलेवेंट है। नहीं, आप इररिलेवेंट आपने इसको पिछले बजट से जोड़ दिया ना साहब, घनश्याम साहब। आपने ये कहा ना कि पिछली बार कोरोना में था तो पैसा कहाँ से आएगा? ये आप ही ने कहा है सर, ये आप ही ने कहा है कि लॉकडाउन के चलते हमें राजस्व प्राप्ति में तकलीफें हुई हैं, या तो आपको पता नहीं है सर स्टेटमेंट? वो नहीं, आपको पता नहीं है कि अगले बजट की बात हो रही, पिछले की नहीं हो रही, आप जानकारी कर लीजिए। खजाना तो वही है ना सर आपका। आप ये भी तो कहते हैं ना कि हमें जब सरकार में हम आए तो खजाना कैसा था, हमने जब सत्ता की चाबी संभाली तो प्रदेश की आर्थिक हालत कैसी थी। जब आप 4 साल पहले का ट्रैक रिकॉर्ड गा सकते हैं तो मैं पिछले बजट के साथ अगले बजट को जोड़ के क्यों ना देखूं? सकते हैं, लेकिन आप हमारे तो एक भी लफ्ज पिछला बोलने पे आप ऐतराज उठा लेते हैं श्रीमान जी। सर आप ही तय करते हैं सारी चीजें, आप बात बोलिए सर अपनी। अब ये प्रोजेक्टेड बजट है, ये बजट सदा वो नहीं होता है, हमें कितने टैक्सेस आएंगे, हम कहाँ खर्च करेंगे, उसके ऊपर होता है। बेसिक बात पहले बजट की समझ लीजिएगा, इट्स ऑलवेज ए प्रोजेक्टेड बजट एंड नॉट ए पास्ट बजट। पास्ट में क्या हुआ उसकी रिकवरी, इसके बाद कई बार डेफिसिट भी होते हैं बजट में, उन सबके लिए जनता ये सुनने को नहीं तैयार है कि ये 23,000 कहाँ से आया, 22 करोड़ कहाँ से आया, 24 बिल्कुल सर, पिछली चीजें पूरी नहीं है, आगे चीजें सपने दिखाएंगे तो जनता पूछेगी सर। वो पता नहीं जनता एक्सक्लूसिव कौन सी है आपके पास जो आपसे नहीं पूछती है। अंशु अवस्थी जुड़ रहा है मेरे साथ कांग्रेस से, आ रहा हूं सर, विजय खेड़ा साहब आ रहा हूं मैं आपके पास। अंशु अवस्थी, असल में क्या ये आम लोगों की उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट है? यूपी के लिहाज से कांग्रेस कैसे रिएक्ट कर रही है इस पे? घनश्याम जी देखिए, ये कोई पहला बजट नहीं है, इस बार सरकार ने अपना आखिरी बजट पेश किया है, और आपके सवालों का जवाब देने से जिस तरीके से विजय खेड़ा जी बच रहे हैं, हम ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इनको अगला बजट पेश करने का मौका ना मिले। आप हमसे खूब सवाल करिएगा, खूब बजट पर बात करिएगा, हम सारे जवाब देंगे। सर आप ये प्रार्थना कर लीजिए ना कि आपको मौका मिल जाए, उनको मिले ना मिले, आप अपने लिए प्रार्थना कर लीजिए। अंशु जी, प्रार्थना की जरूरत तो बहुत है आपको। पुडुचेरी में भी सरकार चली गई, आज पुडुचेरी में भी सरकार चली गई, प्रार्थना अपने लिए कर लीजिए। भाई आज जो है हम लोग काफी दिनों बाद डिबेट में मिल रहे हैं, और हम अपने लिए ही प्रार्थना कर रहे हैं कि आप हमसे सवाल करिएगा, हम खूब जवाब देंगे, क्योंकि सवालों को बीजेपी को सवालों से नफरत है। सर असल में आपकी प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा है ना अंशु जी, आपकी प्रार्थनाओं का असर नहीं हो रहा है। नारायण स्वामी ने इस्तीफा दे दिया सर, पुडुचेरी में भी हाथ धो दिया, हाथ से चली गई सरकार। इसीलिए कह रहा हूं आपकी प्रार्थनाएं अपने लिए कर लीजिए सर, बीजेपी के लिए प्रार्थना करना छोड़ दीजिए, अपनी बात पूरी करिए। चुकी है भारतीय जनता पार्टी की। देखिए, पहला बजट इन्होंने 3,84,000 करोड़ का पेश किया, दूसरा इन्होंने उसके बाद पेश किया 4,28,000 करोड़ जी। सवाल ये है कि आप बार बार जब बजट पेश करते हैं, बजट का मतलब यही है कि आपके रिसोर्सेज क्या है इनकमिंग के, और उसके बाद का एक्सपेंडिचर क्या होगा। दूसरा, सरकार को बजट में ये हिसाब किताब देना चाहिए। जो पिछली बार बजट पेश किया था इन्होंने 5,12,000 करोड़ का भारी भरकम बजट, जिसका इतना बड़ा प्रचार प्रसार किया गया, ये बताना चाहिए कि जो बजट का अलॉटमेंट था, एलोकेशन थे फंड के डिपार्टमेंट वाइज, कितना हमने उसको खर्चा किया। सबसे इंपॉर्टेंट तो यही बात है जो आप पूछ रहे हैं कि आखिर आपने फिर बजट आप लगातार बढ़ाते जा रहे हैं, आप रिसोर्सेज के बारे में बात नहीं कर रहे। इससे ये पता चलता है कि आप लोगों को सिर्फ नंबर से गुमराह कर रहे हैं और कुछ नहीं है। सच्चाई यही, अगर सरकार इस बात को भी साथ में रखती। लेकिन विजय खेड़ा साहब तो मुझे ये समझा रहे थे अंशु जी, असल में लोग ये नहीं पूछते हैं,
अंशु जी, विजय खेड़ा साहब तो ये समझा रहे थे कि लोग नहीं पूछते हैं ऐसा कि कहां से आप बिल्कुल पैसा लोग लाएंगे। पूछते हैं। वो लोग कौन से हैं सर यूपी लोग में? पूछते हैं। और घनश्याम जी, इसीलिए देखिए कि जितनी भी इनकी योजनाएं होती है इसीलिए वो फेल होती है, क्योंकि सिर्फ नंबर्स का एलोकेशन है, हकीकत में वो बजट है ही नहीं। आप देखिए कि इन्होंने बात की थी कि महिलाओं की सुरक्षा को लेकर जो निर्भया फंड है, कांग्रेस सरकार के समय जो निर्भया फंड अलॉटमेंट हुआ था, उत्तर प्रदेश सिर्फ उसका 5% खर्चा कर पाया। तो ये इंपॉर्टेंट बात है कि बजट जो हर बार पेश होता है, उस बजट के खर्चे क्या। यहाँ पर हम लोग राजनीतिक लोग हैं, हमारी बात से विजय खेड़ा जी असहमत हो सकते हैं, होना भी चाहिए, लेकिन यार सुशील त्रिपाठी जी बैठे हैं, एक्स जो वित्त सचिव रहे, तो वो बात पूरी समझ रहे हैं कि जो फंड है, जैसे 32,000 करोड़ जो इन्होंने कर्ज माफी की बात की थी, आप देखिए बड़े बड़े पांडाल लगाए गए, बड़े बड़े टेंट लगाए गए, लेकिन माफ कितना हुआ? 1 रुपया, 2 रुपया, 3 रुपया, यहां तक कि कुछ किसानों की 100 रुपए की रिकवरी भी इन्होंने जारी कर दी। भारतीय जनता पार्टी के लोग दिन रात झूठ बोलते हैं। आपके चैनल पर जब बोल रहे थे विजय खेड़ा जी, मैं यही दंग था, मैं सुबह से दंग हूं कि ये लोग आखिर ये ट्रेनिंग कहां से ले रहे हैं कि अभी भी इतनी उत्तर प्रदेश की हालत खस्ता हो चुकी है, अपराध पहुंच चुका है, सबसे ज्यादा बेरोजगारी झूठ बोलने पे मत आइए सर, अंशु जी झूठ बोलने पे मत आइए। फिर पुडुचेरी में मुख्यमंत्री नारायण स्वामी ने राहुल गांधी को क्या झूठ बोला, मुझे वो भी बताना पड़ जाएगा। झूठ बोलने की कंपटीशन मत करिए सर, झूठ बोलने में आपके लोग कितने माहिर है वो भी हमें पता है। कोई कंपटीशन नहीं, झूठ मत बोलिए सर, सच के साथ है और ये लगातार झूठ पर ही सवार है। सर आपके तो मुख्यमंत्री ने नारायण स्वामी ने, अब तो एक्स चीफ मिनिस्टर है, उन्होंने राहुल गांधी को एक मछुआरे का क्या ट्रांसलेशन करके बताया झूठ के जरिए, वो सबको पता है सर, सबने देखा। ये मत बताइए कि झूठ कौन कहां पे कितना बोलता है। बहरहाल ये मेरा मुद्दा नहीं है। मेरे साथ सुशील त्रिपाठी भी जुड़े हुए हैं। सुशील जी, असल में इतने बड़े आकार के तौर पे जब हम देखते हैं कि 37,410 करोड़ रुपए पिछली बार की तुलना में ज्यादा है, लेकिन यथार्थ की धरती पे ये कितना व्यवहारिक बजट नजर आता है? क्योंकि मैं अगर कुछ पूछूंगा तो शायद वो आपत्ति हो जाएगी, लेकिन आप समझाइए सर, कितना प्रासंगिक है ये दावा बीजेपी का? कितने रिसोर्सेज से और कितना खर्च कर पाए ये जब तक नहीं पता है, 2 साल पहले का ही ले लें, 19-20 में क्या रिसोर्सेज थे, कितना खर्च किया, तब तक इस बजट की ये प्रैक्टिकल है, व्यावहारिक है और इतने रिसोर्सेज हो पाएंगे, इतना ये व्यय कर पाएंगे जहां कहा है। और क्वालिटी ऑफ एक्सपेंडिचर, केवल पैसा ही फेंकना नहीं होता है, उपयोग उसका अच्छी तरीके से हो, वो कितना हो पाएगा ये देखने की बात है। 2-3 और बातें कहूंगा। इस हेल्थ में अच्छा किया है, क्योंकि इस साल हेल्थ की बात काफी चल रही है और लगभग सारे जिलों को मेडिकल कॉलेज से आच्छादित किए जा रहे हैं। देखिए, मेडिकल कॉलेज में सब लोग नहीं जाते हैं। दिल्ली का अनुभव यह है कि मोहल्ला क्लिनिक ज्यादा उपयोगी होता है बजाय इसके ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से। तो इनको प्राइमरी हेल्थ सेंटर, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पर ज्यादा खर्चा करना चाहिए, वो इसमें दिख नहीं रहा है। हो सकता हो, मुझे तुरंत दिखाई नहीं दिया। और इसी तरह यूनिवर्सिटीज बहुत बढ़ाए जा रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। यूपी में इतना ज्यादा एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट है कि कुछ पूछिए नहीं। तो स्किल ट्रेनिंग होनी चाहिए, एक उसमें परिवर्तन होना चाहिए जिस तरह की एजुकेशन दे रहे हैं। वोकेशनलाइजेशन की ज्यादा मांग है, स्किल की ज्यादा मांग है। सब BA MA करेंगे, उसके बाद और दिक्कत बढ़ेगी। एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट यूपी में बहुत ज्यादा है, तो वो एक परिवर्तन, एक एंगल नहीं दिख रहा है। और जैसा मैंने कहा, बिजली पे और ये कि एग्रो इंडस्ट्री वगैरह में मुझे नहीं कुछ दिखाई दे रहा। ठीक है, हो ठीक सकता है, हो, मैंने देखा नहीं। ठीक है। और इन सारी चीजों का जिनका जिक्र सुशील जी कर रहे हैं, अगर जवाब विजय खेड़ा साहब आपके पास है तो थोड़ा सोच लीजिए सर। एक ब्रेक में मैं जा रहा हूँ, थोड़ा सा समय मैं आपको दे रहा हूँ सोचने के लिए। ठीक है, खेड़ा साहब आप सोच लीजिए, तब तक इन सारे सवालों का जवाब ब्रेक के बाद लौटूंगा तो आप ही से पूछूंगा। सभी खास मेहमान लगातार मेरे साथ बने हुए बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के बजट की। हालांकि इस बजट से बीजेपी सरकार काफी खुश है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी इसे उम्मीदों को पूरा करने वाला बजट बताया है। लेकिन आम लोग कितने इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, उनकी राय कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती है, और उनके इंपॉर्टेंट होने पे उनकी राय जानना भी बहुत जरूरी है। और ये कोशिश की मेरे सहयोगी अश्विनी त्रिवेदी ने, जिन्होंने लोगों से बात की और जानने की कोशिश की कि ये बजट उनकी उम्मीदों पर कितना खरा उतरता है।
योगी सरकार का पहला पेपरलेस बजट 21-22 का पेश हो चुका है। अभी हम राजधानी लखनऊ के दीवानगंज में मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ युवा हैं, कुछ किसान हैं। हम उनसे जानते हैं कि ये जो बजट पेश हुआ है ये किसानों और युवाओं की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है, जो भी उनके लिए किया गया है वो उससे कितना संतुष्ट है। क्या नाम है दादा? रामनाथ। जो बजट आज योगी सरकार ने पेश किया है इससे आप कितना ज़्यादा संतुष्ट हैं? हाँ ठीक है। ठीक है। क्या बजट में नहीं हो पाया है? अरे अब जो हुआ तो सब ठीक है हुआ, जो आगे से देखा जाएगा। क्या चीज़ें आगे आपकी मांग है? आगे हमें गाँव नाला में पुले नहीं है, हम लोग पानी उतर तो जाते हैं उस बार। रास्ते दुरुस्त कराए। हाँ रास्ते। अभी हमारे साथ और भी किसान हैं, हम उनसे बात करते हैं। दादा क्या नाम है आपका? हुआ है। आप लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरा है? ठीक है, मगर ये यहाँ पर ना कोई पानी की सुविधा नहीं है, ना पानी ना टिब्बल ना सरकारी कोई नहीं सुविधा है यहाँ। क्या नाम है? सरवन कौन जो 2020-21 का बजट आज पेश हुआ है ये आप लोगों के अकॉर्डिंग कितना ज़्यादा सही है? ये क्वांटिटी तो जो है लगभग 100% सही है। बाकी हमारे गांव में इसे विकास नहीं हुआ है, इसे नालियां नहीं बनी है, नाला पुल नहीं बना हुआ है, लोग नाला मंझा के जाते हैं गंदा। बाकी 2000 सरकार वो भी दे रही है। युवा के नज़रिए से इस बजट को कैसे देखते हैं? युवा के नज़र से हम लोग को रोजगार के लिए जो भी प्रावधान किए हैं अच्छे हैं, हम लोग को रोजगार मिले ये ज़्यादा बढ़िया है। राजधानी लखनऊ के दीवानगंज के किसान थे जिनका साफ तौर पर कहना है कि 2021-22 का बजट उनकी उम्मीदों पर खरा उतरा है, पर कुछ उम्मीदें ऐसी रह गई हैं जो पूरी नहीं हुई। किसानों को यही कहना है कि ये उम्मीदें अगले बजट में भी हम लोगों की पूरी हो जाएंगी। और कांग्रेस से मेरे साथ अंशु अवस्थी लगातार बने हुए हैं। तो अंशु जी, असल में आपदा के दौर में अपार उम्मीदें थी इस बजट से, क्या उन उम्मीदों के पास ही सही, नजदीकी सही, पूरी ना भी हो रही हो, लेकिन उन उम्मीदों के पास जाता हुआ दिखाई देता है क्या ये बजट? ये जो बजट है लोगों को बड़ी उम्मीदें थी। उसका कारण है कि एक तो जो उत्तर प्रदेश में ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, जिससे किसानों की फसल बर्बाद हुई, उसके साथ साथ कोरोना ने दोहरी मार दी। तो लोगों को बहुत सारी उम्मीदें थी कि इस बजट में विशेष तौर से किसानों के लिए कोई प्रावधान होगा और खास तौर से गन्ना किसानों के लिए, क्योंकि देश की संसद में सरकार ने इस बात को माना है कि 15,000 करोड़ पूरे देश में गन्ना किसानों का बकाया है, जिसमें अकेले 8,000 करोड़ सिर्फ उत्तर प्रदेश में। गन्ना किसानों को लेकर सरकार की कोई मजबूती नहीं दिखती थी। उसके अलावा ये भारतीय जनता पार्टी जब विपक्ष में थी तो ये कहते थे कि गन्ने का दाम 400 रुपए कुंटल कम से कम होना चाहिए, पिछली सरकार से मांग करते थे। 3 साल में कोई भी गन्ने का दाम नहीं बढ़ाया गया। इस बार बड़ी उम्मीद थी कि कम से कम किसानों को लेकर, क्योंकि किसानों का विषय 90 दिन से किसान धरने पर है, किसानों को लेकर सरकार बार बार अपनी चिंताएं दिखाती है, लेकिन बजट में सच्चाई दिख गई कि गन्ना किसानों का कोई भी मूल्य न बढ़ाना ये साबित करता है कि ये सरकार सिर्फ और सिर्फ उद्योगपतियों के लिए सोच रही है। इस सरकार के इस बजट में ना तो आम आदमी के लिए कुछ है, ना नौजवानों के लिए। भाजपा ने तो स्वयं कहा था कि हम 14 लाख प्रतिवर्ष रोजगार देंगे। 4 साल हो गए, 56 लाख रोजगार की बात थी। भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े कमजोर मन से कह पाते हैं कि हमने 4 लाख रोजगार दिए, तो ये तो अपनी बातों से ही झूठे साबित हो गए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार सिर्फ लोगों को धर्म में उलझाकर रखना चाहती है। जाति और धर्म की बात करने वाले लोग विकास को न जानते हैं न विकास कर सकते हैं। 4 साल में ये बात प्रमाणित हो गई। ठीक है। तो 4 साल का लेखा जोखा अंशु अवस्थी बता रहे हैं। मेरे साथ मनोज यादव समाजवादी पार्टी से जुड़ चुके हैं, प्रोफेसर अजय प्रकाश अर्थशास्त्री वो भी जुड़ चुके हैं। मनोज जी, उम्मीद कर रहा हूं आवाज मेरी पहुंच रही है आप तक। मनोज जी, असल में मुख्यमंत्री ने कहा ये तो लोक कल्याणकारी बजट है, सर्व समावेशी बजट है, और ये सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास भी साथ लेकर चलता हुआ दिखाई देता है। तो ये सारी बातें समाजवादी पार्टी मानती है क्या? हालांकि जवाब मुझे आपका पता है, लेकिन फिर भी बताइए सर। नहीं, देखिए, निश्चित तौर पे आपको अगर मेरा जवाब पता है घनश्याम जी, तो मैं हो सकता है आपको सही ना खरा उतरने दूं। मैं ये कहता हूं कि अगर सरकार ये कहती कि अब तक का सबसे बड़ा बजट है, तो निश्चित तौर पे सरकार की पीठ थपथपानी चाहिए, लेकिन विपक्ष तो थपथपाए नहीं गए। आप अपने आप थपथपा सकते हैं, लेकिन आप ये मुझे बता दीजिए, क्या उत्तर प्रदेश में बड़ा बजट लाके आप उत्तर प्रदेश के किसानों का, उत्तर प्रदेश के नौजवानों का और उत्तर प्रदेश के छोटे व्यापारियों का, जो हमारे व्यापारी हैं, जो छोटे तबके के व्यापारी हैं, उनका आपने भला कर दिया? और अगर कर दिया तो उनमें खुशी की लहर होनी चाहिए, वो सारे बातें कर रहे होते।
इन्होंने महिलाओं में कन्याओं को एक बजट 200 करोड़ का अलॉट किया है, जो ये कहा है कि हम 15,000 रुपए प्रति जो कन्या है उसको देंगे। आप सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत कर रहे हो। समाजवादी पार्टी सिंगल इंजन की सरकार थी, आप डबल इंजन की सरकार हो। हम 30 से 35,000 रुपए कन्याओं को देते थे और आप हमको दे रहे हो सिर्फ और सिर्फ 15,000 रुपए मौजूदा। फिर भी लोगों ने आपको खारिज कर दिया, फिर भी लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, इतनी बड़ी बड़ी बातें करने के बावजूद भी। सर ये बात घनश्याम जी, लोकतंत्र में पार्टियों की हार जीत ये बहुत छोटी बात होती है। आप बीजेपी के बजट में खामियां निकाले, बात समझ आ जाती है, लेकिन उन खामियों के बदले में आप आपकी उपलब्धियों का ढोल पीटने लगे, वो भी वो उपलब्धियां जो थी ही नहीं, जो लोगों ने सिरे से खारिज कर दी। तो फिर मेरा टोकना बनता है सर, इसलिए वो बात करिए ना सर जो ट्रैक के साथ चले, प्लीज सर। नहीं, ये अच्छा ये बताइए, अगर हमारी उपलब्धियां नहीं थी घनश्याम जी, तो मुझे साहब इतना बता दीजिए, योगी जी दे दनादन फीता तो काट रहे हैं हमारे कामों का। हमारी उपलब्धियां नहीं है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को जो पैसा दिया है उसका शुरुआत हमने किया, उसका भूमि पूजन हमने किया, उसकी जमीन हमने अधिग्रहण की, हमने उसी को काम शुरू कराया, बजट हमने उसका बनाया, हमने पूरा उसका जो डायग्राम होता है वो पूरा सेट किया। तो काम तो हमारा ही आप कर रहे हो। एक काम नहीं, 1000 काम मैं गिना सकता हूँ, लेकिन विषय आज ये नहीं है। विषय ये है सबसे बड़ा बजट, लेकिन फोकस्ड नहीं है उत्तर प्रदेश के किसानों को लेके, हमारे नौजवानों को लेके और व्यापारियों को लेके। कुछ भी बजट में ऐसा नहीं है जो बताए अरे चलो ठीक है। महंगाई को लेके आपने बजट में क्या किया जनता को? आप इतना बड़ा बजट ला रहे हो, महंगाई को लेके क्या है बताइए? बेरोजगारों को लेके आपने बेरोजगारी भत्ता जैसी कुछ दी क्या चीजें? कोरोना काल में कितने करोड़ लोग बेरोजगार हो गए उत्तर प्रदेश में, इस बात के तो आंकड़े सरकार के पास है ही। आप बेरोजगारों को सर, आप बेरोजगारों को मुआवजे की बैसाखी क्यों पकड़ाना चाहते हैं सर? मुझे ये बताइए, भत्ते की बैसाखी क्यों चाहते हैं? ये क्यों नहीं चाहते कि उनको रोजगार मिले? ये क्यों नहीं चाहते वो उद्यमी बने? सर आप ये बैसाखी पकड़ाने में क्यों जोर देते हैं? अच्छा हाँ ठीक, आपकी जानकारी के लिए बता दे रहा हूं, अमेरिका विश्व की सबसे बड़ी ताकत है। इस कोरोना काल के बाद अमेरिका ने भी अपने हर नागरिक को इस तमाम सारी मुश्किलों से गुजरने के लिए उन्होंने भी भत्ते दिए हैं। तो हर नागरिक अमेरिका कौन सर? आप अपने देश को अपने हिसाब से चलाएंगे कि अमेरिका के हिसाब से चलाएंगे? आप अमेरिका के हिसाब से भारत को चलाएंगे कि भारत को अपने हिसाब से चलाएंगे? क्या अपने देश की स्थिति कैसी है ये बताइए। नहीं आप बताइए सर, अब अमेरिका आपके लिए ट्रेंड सेटर है क्या कि वो ट्रेंड सेट करेगा, आप उसे फॉलो करेंगे? आपको अपने देश पर यकीन क्यों नहीं है? आपका सवाल मुझे दोहराइए। मैं ये कह रहा हूं अमेरिका ट्रेंड सेटर है क्या सर? वो ट्रेंड सेट करेगा, आप उसको फॉलो करेंगे? चिंता है। अरे हम नहीं अमेरिका को ट्रेंड सेट करते हैं, ट्रेंड सेट करती है अमेरिका को मौजूदा सरकार। अमेरिका से आया मेरा दोस्त वाले, हाउडी मोदी वाले, ट्रंप मोदी वाले लोग सेट करते हैं, इसलिए मैंने बताया। बजट पे आ जाइए, हमें मत बताइए, बजट पे आ जाइए, बजट पे आ जाइए। हम समाजवादी लोग हैं, बजट पे आ जाइए, हम समाजवादी विचारधारा को ही बताते हैं, बजट पे ही आ रहे हैं। हाँ। क्या सरकार, चलिए अच्छा मैं बताता हूं, इतना बड़ा बजट, फिर मैं खामियां ही बताऊंगा, अच्छाइयां तो सरकार बताएगी। इतना बड़ा बजट तो आपसे उम्मीद भी वही है सर। इस प्रदेश की राजधानी उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, लखनऊ में 170 सड़कें टूटी पड़ी हैं और सरकार के पास पैसा नहीं, और सबसे बड़ा बजट प्रस्तुत हो रहा है। क्या करेंगे ऐसे बजट का लेके? ओढ़े की बिछाए। ठीक है, क्या करें बताइए? ठीक है विजय खेड़ा साहब, नहीं बना ठीक है मनोज जी, आप सवाल पूरे हुए। क्या बजट सिर्फ जनता को बहलाने की कोशिश कर रहे हैं? आपने कई सवाल उठा दिए विजय खेड़ा साहब। जो सवाल मैंने आपको 6:12 पे किया था, वही सवाल 6:40 पे भी किया जा रहा है। अब जवाब है क्या सर? कहां से सपने पूरे करेंगे जो सपने आपको दिखाए हैं? अभी ये कह रहे थे अमेरिका भी, उनका तो पहले मैं प्रश्न का एक लाइन में जवाब दे दूं। इनको ठीक से पता नहीं है, अमेरिका में कोरोना आने के बाद 2 महीने तक एक सैनिटाइजर नहीं मिलता था बाजार में, और मास्क का तो सवाल ही नहीं है। मेरी बेटी वहां पर है और मेरे बहुत सारे मित्र वहां पर है, रो के कहीं से मंगाते थे लोग 400 किलोमीटर से, समझे आप? तो ये तो आप बजट पे आइए विजय खेड़ा साहब, ठीक है बजट पे आइए सर। बजट के सपने कैसे पूरे होंगे सर? मूल सवाल यही है जो मैंने भी उठाया, मनोज यादव उठा रहे हैं, अंशु उठा रहे हैं। ये बताइए सपने दिखाएं, उन्हें पूरा कैसे करेंगे? छोटा सा सवाल। सपने नहीं है, सपने शब्द आपके लिए होगा, हमारी रियलिटी है, ये वास्तविकता है, क्योंकि हम पूरा करके दिखाते हैं। एक सीधा सा उदाहरण उसका ये है कि खाली गन्ना किसान का
1,23,000 करोड़ रुपया देते हैं हम भारतीय जनता पार्टी योगी जी की सरकार देती है। रिकॉर्ड है। मेडिकल कॉलेज उरई में अब ललितपुर में बन रहा है, ये रिकॉर्ड है। ये ऐसे अपने आप नहीं बन रहे हैं। अब की बार भी जो किसानों के लिए ऋण देने की योजना अभी जो आपने बताई थी 600 करोड़ रुपया, कृषक विकास के लिए 100 करोड़ रुपया, मुफ्त पानी के लिए 700 करोड़ रुपया, यानी कि ये कुल बजट गांधी के अभी आपने सुना या नहीं सुना? मेरे सहयोगी ने कुछ लोगों से बातचीत की जिसमें किसान शामिल थे। वो ये कह रहे हैं कि बजट का तो हमें पता नहीं, ठीक ही बजट होगा, अच्छा बजट होगा, लेकिन हमारे गांव की सड़कें टूटी हैं, हमारे ट्यूबवेल में पानी नहीं आता, बिजली को लेकर हम परेशान हैं। अगर सर 4 साल सरकार चलाने के बाद भी ये मूलभूत सुविधाएं उन किसानों को नहीं मिल रही जिनके लिए आप करोड़ों का आवंटन कर रहे हैं, तो फिर सवाल आप पे उठेगा और फिर ये जरूर कहा जाएगा आप सिर्फ सपने दिखाते हैं। अगर आपने ये कहा कि किसान बिजली के लिए परेशान है तो इससे बड़ा झूठ तो कोई हो ही नहीं सकता। किसान बोल रहे सर, हम तो नहीं बोल रहे सर। किसानों की बात अभी सुनाई हमने, अभी किसानों की बातें सुनाई। झूठ आज तक ना सुना है। अब सर्टिफिकेट आप ही दे देते हैं सारे, क्या करें? एकदम झूठ, सफेद झूठ है ये। अच्छा, 18 घंटे बिजली आती है गाँव में, ठीक है, इसको काउंटर करेंगे। अंशु अवस्थी इसको काउंटर करेंगे, ठीक है, ठीक है। नहीं, अब सुन लीजिए, अब सुनिए ना सर, अब सुनिए भी विजय खेड़ा साहब। अंशु अवस्थी काउंटर करिए सर, प्रदेश में बिजली बहुत आती है। जी, क्या ये खालिस्तानी बता रहे थे? बजट की सच्चाई आपके चैनल पर ग्रामीण जनता ने बता दिया। आप लाइट को लेके विजय खेड़ा जी दौड़ पड़े, लेकिन सड़कें नहीं है, ये किसान बता रहे हैं। अरे आप जनता की बात से इतना नाराज क्यों होते हैं? झूठ पकड़ा ना मैंने, आप सवालों से और जनता के जवाब से इतना नाराज क्यों होते हैं? बिजली इससे अच्छी बिजली विजय कभी खेड़ा जी सुन लीजिए, देश में आई है। घनश्याम भाई योगी राज में जो बिजली आई है किसानों के लिए। विजय खेड़ा साहब सुन लीजिए, विजय खेड़ा साहब क्यों एनर्जी जाया कर रहे हैं सर? एक एक करके बात कर लेंगे ना। अंशु जी, वेदनाओं को लेकर हो रहा है। कोरोना एक वैश्विक महामारी थी, उसने देश के लोगों को भी प्रभावित किया, उत्तर प्रदेश के लोगों को भी किया। कांग्रेस पार्टी, श्री राहुल गांधी जी लगातार मांग कर रहे थे कि 6 महीने तक 6,000 रुपए प्रति व्यक्ति को अगर दे दिया जाए तो कम से कम लोगों के जो बेसिक नीड है वो पूरी हो सकती है, घरेलू जो जरूरतें वो पूरी हो सकती है। अमेरिका को लेकर जो बात हो रही है, अगर कोई देश अच्छा काम कर रहा है तो उसको हम अपना सकते हैं, इसमें कोई भी बुराई नहीं। ट्रेड नहीं सेट होता, तो लोग भारत को अपना रहे हैं, इसीलिए लोग भारत को अपना रहे हैं। अरे सुनिए भाई, आप पानी पी लीजिए थोड़ी देर। अमेरिका में जो पर पर्सन झूठ बोलोगे पानी पी लो, चाय पी लो, कुछ तो चाय पी लो, ठीक है। अंशु जी जल्दी अपनी बात पूरी करिए। अमेरिका में पर पर्सन जो इनकम है, प्रति व्यक्ति जो आय है वो 45 लाख रुपए है भारतीय मुद्रा के हिसाब से। भारत में 1,26,000 रुपए है। तो जब 45 लाख रुपए प्रति व्यक्ति आय होने के बावजूद अमेरिका दे सकता अपने लोगों को, तो भारत के अगर सरकार दे सकती थी। सवाल संवेदनाओं को है। भारत की सरकार सिर्फ उद्योगपतियों के प्रति संवेदनशील है। उनके 8.5 लाख करोड़ माफ करेगी, लेकिन देश की आम जनता जो नंगे भूखे पेट पे अपनी मजदूरी, ठीक है, तो अपोजिशन कह रही है बजट बेकार है, इससे उम्मीदें पूरी नहीं होती। आप मेरे साथ रहिए, अंशु जी मेरे साथ रहिए। प्रोफेसर अजय प्रकाश भी हैं। अजय जी आऊंगा आपके पास। और हमारे साथ इस वक्त प्रोफेसर अजय प्रकाश जुड़े हुए अर्थशास्त्री हैं। प्रोफेसर अजय, असल में इस बजट को आपने देखा होगा, तो आपको क्या लगता है सर, ये बजट वाकई उम्मीदों के कितना पास जाता हुआ दिखाई देता है? देखिए, जब हम बजट की बात कर रहे हैं तो वही 5.5 लाख करोड़ का बजट अपने आप में सबसे बड़ा बजट, लेकिन कोरोना काल के बाद सबसे बड़े बजट के ऊपर वही सारी बातें जो आप लोग इतनी देर से करते चले आ रहे हैं, हम कैसे इसको मीट आउट करेंगे। हमारे पास 1,90,000 करोड़ के करीब के टैक्सेस हैं, हम उनसे मीट आउट कर सकते हैं। इसके अलावा जो और स्रोत मुझे दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें, एलपीजी की बढ़ती हुई कीमतें, क्योंकि इसके अंदर जहाँ के ऊपर हम बात करते हैं सीजीएसटी की या स्टेट जीएसटी की, उसी से हमको ज़्यादातर पैसा मिल सकता है। शायद वो पैसा मिल सकता है जिस पैसे से हम इस बजट का जो घाटा है या जो उसके अंदर गैप है हम उसे कवर कर सकते हैं। लेकिन ऐसा भी हम सब लोगों को पता है कि अगर हम उस गैप के थ्रू और वो जो गैप फिलिंग मेथडोलॉजी के थ्रू ही अगर आगे बढ़ते हैं तो इन्फ्लेशन भी बढ़ेगा। अगर इन्फ्लेशन बढ़ेगा तो ऑब्वियसली जिस तरीके की भी जो है वो एक डेवलपमेंट का एक हमारा रास्ता है उसके अंदर बाधाएं आएंगी। इन्फ्लेशन के साथ साथ काम चला पाना इस वक्त थोड़ा मुश्किल है। दूसरी तरफ एक बात और बड़ी समझने वाली है, वो ये समझने वाली है लोगों ने इस कोरोना काल में अपने पास से अपनी जमा की हुई पूंजी जो है वो खर्ची है।
जिस तरीके की एक अपील हमारे पास हमारे प्रधानमंत्री जी की तरफ से भी, मिनिस्टर्स की तरफ से भी थी कि हम लोग इस वक्त खाली सिर्फ सरकार की तरफ से नहीं बल्कि अपनी तरफ से भी जो है कोरोना काल में सपोर्ट करें, तो सभी लोगों ने अपनी तरफ से कुछ ऐसे अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी सपोर्ट किया जो उस वक्त बिल्कुल काम नहीं पा रहा था। जो लोग घर पे सपोर्ट करते थे उन सब से साथ बिना काम किए हुए भी उनको पैसा दिया गया जी। तो लोगों की पूंजी जो है वो कहीं कम हुई है। अब आने वाले समय में अगर वो पूंजी इतनी है उनके पास कि इस साल को भी सर्वाइव कर जाती, तब तो ये बजट आगे बढ़ पाएगा, बहुत अच्छा रहेगा। बढ़ पाएगा से मेरा मतलब एक अच्छा सपोर्ट हो जाएगा, नहीं तो फिर लोगों को परेशानी होगी। ये जो अनऑर्गेनाइज और यहाँ तक कि कुछ ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो सर्विस क्लास है उसके लिए परेशानियां होंगी। ठीक है। दूसरी तरफ अगर हम बजट की एक और एनालिसिस करें तो किस किस एरिया में इसको किया गया है, तो उसमें काफी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए रखा गया है। प्रोफेसर अजय करूंगा मैं आपसे बात इस पे विस्तार से। मेरे साथ राय तपन भारती साहब जुड़ रहे हैं, सीनियर जर्नलिस्ट है। भारती सर, असल में यूपी के इस बजट को लेकर आपका विश्लेषण क्या कहता है? आकांक्षाओं को कितना पूरा करता है सर यूपी की? देखिए, इस पूरे बजट का जो अध्ययन करने से जिस वक्त ये 11 बजे से बोलना शुरू किया इन्होंने 1 घंटे 40 मिनट तक जी, तो मैंने गौर किया कि वित्त मंत्री खन्ना पूरी तरह से इस बात के लिए सचेत थे कि अगला जो इलेक्शन होने वाला है 2022 में उसमें यूपी के बड़े तबके में एक अच्छा मैसेज आए कि सरकार उनके हितों के बारे में सोच रही है। युवाओं, महिलाओं, किसानों पर बहुत फोकस किया गया, लेकिन इसमें कुछ कमियां थी जिसको बहुत चालाकी से छिपाया गया। जैसे 5,50,000 के आसपास बजट लाने के लिए वाहवाही सरकार ले रही, लेना भी चाहिए क्योंकि 7% की वृद्धि हुई है पिछले साल की तुलना में, 7 या 8% की वृद्धि हुई है। और उत्तर प्रदेश का बजट ये जो है पूरे भारतवर्ष में किसी राज्य का सबसे बड़ा बजट है। इसके बाद नंबर 2 पर महाराष्ट्र आता है जहां 4-4.25 लाख करोड़ का बजट आता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 90,000 करोड़ का टैक्स की कमी है, मतलब 90,000 करोड़ सरकार के खजाने में कम आएगा। इसका मतलब है कि ये घाटे का बजट है, वो कहां से भरपाई होगी? जाहिर है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और तमाम संस्थाओं से सरकार लोन लेगी, उधार लेगी, कर्ज लेगी, तो उसका अभी मेरे एक साथी जो बता रहे थे कि उसका मुद्रास्फीति पर, महंगाई पर गंभीर असर पड़ेगा, तो वो दिखाई पड़ रहा है। दूसरा इसमें कि किसानों को खुश करने के लिए जो जैसे उनको कहा गया कि पीने का पानी हर गांव को मुहैया कराया जाएगा, बिजली हर गांव को, तो ये तो इसकी बहुत पहले से चली आ रही थी। इसमें मुझे लगता है कि कुछ राज्यों को देरी हुई, इसमें यूपी में भी देरी हुई, तो अच्छा है, पानी और बिजली तो मिलना ही चाहिए। लेकिन गांव को सड़कों की जो जरूरत है उसका जब मैं आज औसत निकाल रहा था तो मैं हैरान हुआ कि प्रत्येक गांव को सड़क के नाम पर, पक्की सड़क के नाम पर मात्र 50,000 आएगा। ये औसत मैंने निकाला। 1 लाख के गांव है करीब करीब यूपी में। तो भला 50,000 करोड़ में 50,000 रुपये में तो आप एक मुश्किल एक बाथरूम बना लेंगे। तो मुझे नहीं लगता है कि गांव में जो सड़कों का सवाल है वो उसका समाधान होगा। हाँ, एक्सप्रेस पे, पूर्वांचल एक्सप्रेस पे है या मेट्रो बनाने का है, इन परियोजनाओं पर अच्छा खासा खर्च दिखाया गया। बनारस को मेट्रो परियोजना में जोड़ा गया है, गोरखपुर को जोड़ा गया है। हालांकि गोरखपुर और बनारस को रोका जा सकता था, लेकिन पूरा का पूरा बजट जो है पूर्वांचल पर ज्यादा फोकस है। उसको गौर से देखिएगा कि जैसे अयोध्या है, अयोध्या में लगभग 100 करोड़ तो उन्होंने राम मंदिर की जाने वाली तमाम सड़कों को ठीक करने के लिए दिया है। ठीक है, बनारस में भी पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अच्छा खासा अमाउंट दिया गया है, गोरखपुर को भी दिया गया है, उसके अलावा एक्सप्रेसवे को दिया गया है। तो हम ये कह सकते हैं बतौर आर्थिक पत्रकार कि ये योगी जी ने कुल मिलाकर पूर्वांचल के वोटरों को प्रभावित करने के लिए, उनको खुश करने के लिए किया। और मेरे हिसाब से कोई गलत नहीं है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की तुलना में पूर्वी यूपी का विकास बहुत कम हुआ है। पिछली सरकारों ने अन्याय किया है, तो उसकी भरपाई वो कर रहे हैं और शायद इसका इनाम उनको पूर्वी यूपी से मिले। लेकिन हो सकता है कि अगले इलेक्शन में पश्चिमी यूपी के लोग नाराज होकर बीजेपी की संख्या घटा भी दे। पश्चिमी यूपी के किसान तो अभी भी खफाई हैं, उनको भी कन्विंस किया जाएगा, वो भी एक टैक्टिक्स होगी। लेकिन बहरहाल सर ठीक है, तो विजय खेड़ा साहब, असल में जो सवाल मैं आपसे पूछ रहा था वही सवाल अब भारती सर ने भी उठाया, वही सवाल हमारे अर्थशास्त्री भी कह रहे हैं। सर अब भी इररेलेवेंट लगता है आपको? इररेलेवेंट है ये सवाल कि आपसे पूछा जाए कि 90,000 का घाटा कैसे पूरा करेंगे आप? हाँ, हमने ये इसको इररेलेवेंट नहीं बोला था, हमने इसको पिछले बजट से आपने जब जोड़ा
तो जब मैं कोई बात जोड़ता हूँ तो आप मुझे रिलेवेंट सर आप मुझे बता दीजिए ना सर, 90,000 करोड़ का फाका सर कैसे पूरा किया जाएगा? उसका ये जवाब था। और जहाँ तक बजट का सवाल है, आज तक ऐसी कोई सरकार पिछले 70 साल में नहीं आई है। अरे इससे पहले प्रधानमंत्री जी ने भी कहा था कि अंशु जी, अंशु भाई एक एक करके, अंशु भाई एक एक करके, अंशु जी एक एक करके बोल लीजिएगा। अंशु जी आप तो लगातार डिबेट करते हैं ना सर, इस तरह का व्यवहार नहीं सर, एक बार बोलने दीजिए खेड़ा साहब को। खेड़ा साहब अपनी बात पूरी करिए। मैंने ये कहा था अभी तक 70 साल में ऐसा कोई बजट पेश नहीं हुआ होगा जो डेफिसिट बजट ना रहा हो। एक बात। नंबर 2, जहाँ तक आप आमदनी की बात कर रहे थे, उसके प्राविधान पहले से रख लिए जाते हैं। जैसे हमने अभी ये लोग बता रहे थे जो विशेषज्ञ लोग हैं कि टैक्सेस होंगे, टैक्सेस है ऑलरेडी। हमने इतनी सारी जमीन माफिया से छुड़ाई है, करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की जमीनें ही छुड़ा डाली है हम लोगों ने। सर आज आंकड़े नहीं है आपके पास, खेड़ा साहब आज आंकड़े नहीं है, क्या बात सर? आज डेटा नहीं है आपके पास, क्या हो गया सर आज? नहीं, डाटा का सवाल नहीं है। डाटा मेरे पास अक्सर नहीं रहते हैं, डाटा के लिए विशेषज्ञ होते हैं, आपके पास सामने हैं, बता रहे हैं। सर बीजेपी का तो हर प्रवक्ता अपने आप में विशेषज्ञ है सर, ज्ञान का अपार भंडार रहता है उनके पास, ऐसा कैसे हो गया? आप चाहे तो मैं डाटा, अगर आपको ऐसे चाहिए कितना पानी को दे रहे हैं, कितना बिजली को दे रहे हैं, तो मैं निकाल के किताब पढ़ के सुना सकता हूँ आपको। वो मैकेनिज्म की उम्मीद करता हूँ मैं आपसे, वो मैकेनिज्म क्या होगा मैं उसकी उम्मीद करता हूँ। ठीक है सर, अंशु अवस्थी अपनी बात पूरी करिए। ठीक खेड़ा साहब, ठीक है अंशु जी। देखिए मैं घनश्याम जी पहले ही कह रहा हूँ, भारतीय जनता पार्टी के लोग सिर्फ झूठ बोलते हैं, इनके पास कोई आंकड़े नहीं, कोई सच्चाई नहीं है। अरे बता दीजिए विजय खेड़ा जी, जो पिछली बार बजट पेश हुआ था 5,12,000 करोड़ का, अरे उसमें कितना खर्चा हुआ? बोल रहे थे, कितना खर्चा हुआ? झूठ बोल गए आप। उससे पहले जो पेश हुआ था 3,84,000 करोड़ का, उसमें कितना खर्चा हुआ? हमारी तरह बैठ के सिर्फ बीजेपी के लोग दिन रात झूठ, बीजेपी के लोग तो फिर जीतते हैं ना। इसके आगे अंशु जी बजट पे सर गोलमोल नहीं, वेगली बात नहीं करेंगे सर, वेग एलिगेशन नहीं सर। अंशु खेड़ा साहब आ रहा हूँ, खेड़ा साहब आ रहा हूँ। अंशु भाई वेग एलिगेशन नहीं, तर्कों के हिसाब से बात करिए सर, मैं आंकड़ों की बात कर रहा हूँ। आप मुझे आंकड़ा दीजिए और बताइए, तब तो बात है सर। 2017 में जब सरकार बनी थी बीजेपी की, टोटल उत्तर प्रदेश में 14,000 डॉक्टरों की जरूरत है। 7,000 डॉक्टरों की कमी तब भी थी, 7,000 डॉक्टरों की कमी अब भी है। और ये दूसरी तरफ वाहवाही लूटना चाहते हैं कि कोरोना में हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया। कोरोना ने आपकी सच्चाई दिखा दी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की सच्चाई दिखा दी। टीम 11 के साथ, मुख्यमंत्री के साथ, टीम 11 के साथ बैठकर कोरोना में सिर्फ भ्रष्टाचार किया आपने। 300 गुना 400 गुना ज्यादा दाम पर ऑक्सीमीटर और थर्मामीटर खरीदे गए। ठीक है। दूसरा, उत्तर प्रदेश में 1.5 लाख शिक्षकों की कमी है घनश्याम जी, 3 साल से प्रक्रिया चल रही है। अब सरकार इस पोजीशन पे पहुंची है कि जहां 100 से कम बच्चे हैं वहां ये स्कूल बंद करके उन बच्चों को सर ठीक है, समय मेरे पास कम है, मुझे और लोगों पे भी जाना है। ठीक है अंशु जी, आपकी बात क्लियर हो गई। मनोज जी आ रहा हूँ, विजय खेड़ा साहब आ रहा हूँ। मनोज जी आ रहा हूँ सर, शोर नहीं सर, शोर में कुछ समझ ही नहीं आएगा। असल में मनोज जी, बीजेपी के इस बजट में, योगी सरकार के इस बजट में महिलाओं की बात की गई, युवाओं की बात की गई, किसानों की बात की गई, रोजगार की बात की गई, उद्योगों की बात की गई। आखिर समाजवादी पार्टी का विरोध करने के लिए विरोध कर रही है, या फिर ये समझ आ रहा है कि चुनाव में इसका असर पड़ सकता है, इसके लिए और तैयारी करनी पड़ेगी? असल वजह क्या है विरोध की? मनोज जी जल्दी से बोलिए, वाइंड अप करना है। मुझे नहीं लगता है कि भाजपा की मौजूदा सरकार को बजट जैसी किसी चीज की जरूरत है। वो तो डबल इंजन की सरकार है, वो कुछ भी कर सकती है, और फिर मोदी जी का उनको साथ है। काम नहीं भी कराएंगे तो चुनाव जीत लेंगे, ऐसा नहीं है। बात इसकी नहीं है, आप जितना भी बजट लेके आए हो, जो कुछ भी उत्तर प्रदेश की जनता से वादा किया है, उसको आप जमीन तक पहुंचा दो, धरातल तक पहुंचा दो। ठीक है। जो प्रमुख समस्याएं हैं उन समस्याओं पे फोकस कर लो। और बजट का हमारा मतलब क्या होता है ये बताइए। इसके अलावा तो मुझे नहीं लगता है कि किसी भी राजनीतिक सरकार को किसी इस तरह की और कोई बात पे ध्यान देना है। लेकिन सरकार कर क्या रही है ये सभी को पता है, फोकस्ड नहीं है सरकार चीजों पे, तो ये सामने चीजें। ठीक है मनोज जी, समय इतना ही है। भारती सर आखिरी कमेंट आप कर सर, 20 सेकंड में सर बताइए क्या कह रहे थे। भारती सर आप हैं मेरे साथ? जी, मैं एक महत्वपूर्ण बात ये रखना चाहता हूँ, सत्ता और विपक्ष को भी सरकार बनाने का मौका मिलेगा। जी, मैं ये कहना चाहता हूँ कि जब
बिना बजट, बिना टैक्स आप सरकार नहीं चला सकते हैं। राजा महाराजा के भी टाइम में टैक्स वगैरह लगते थे, लोकतंत्र में भी लगता है। कहीं से नए टैक्स का इजाद करना चाहिए था। मनमोहन सिंह की सरकार के मनमोहन सिंह जब वित्त मंत्री थे तो उन्होंने सर्विस टैक्स लाया था इंडिया में, जो 10,000 करोड़ से अब 1.25 लाख करोड़ प्रति माह तक पहुंच गया है। अभी जीएसटी के रूप में उसको जानते हैं। मैं एक महाराष्ट्र में कई वर्षों तक रहा हूँ, वहाँ सरकार प्रोफेशनल टैक्स लगाती है नौकरी और व्यवसाय करने वालों पर। 100 रुपए से लेकर 500 रुपए महीने लोगों को अपने वेतन और बिजनेस की कमाई से देना पड़ता है सरकार के खजाने। तो प्रोफेशनल टैक्स आज तक उत्तर प्रदेश में नहीं आया। नगर निगमों को मजबूत करने का कोई प्रपोजल नहीं आया, तो टैक्स का इजाफा कहीं नहीं दिखा। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कि टैक्स का इजाफा करके भी कुछ प्राप्ति की जा सकती थी। समय इतना ही है सर, बहुत शुक्रिया। ठीक है सर, समय इतना ही है मेरे पास, माफी के साथ आपको रोक रहा हूं। बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों को आने के लिए, चर्चा में जुड़ने के लिए, अपनी राय रखने के लिए। तो बजट पेश हो गया है, देखना होगा कि आने वाले समय में इस बजट का असर उत्तर प्रदेश पर किस तरीके से पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आप सभी का लोकतंत्र देखने के लिए। नमस्कार।